नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए साहब, जीवन में अनेकों बार हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, किराए पर देते हैं, लीज पर देते हैं, गिरवी रखते हैं, एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट में देते हैं, वसीयत में देते हैं, या फिर कई बार हम प्रॉपर्टी देते नहीं है लेकिन चली जाती है। जैसे कि कई बार नीलाम हो जाती है। अगर हमारी कंपनी दिवालिया हो गई तो कंपनी की प्रॉपर्टी जो भी होगी वो नीलाम हो जाएगी, है ना। या फिर विरासत में चली जाती है हमारे बच्चों के पास। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, और इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज लोग एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड तो है ही नहीं कोई भी चीज़, है ना। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बनाया गया था। लेकिन इसका मेन पर्पज़ ये नहीं था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं, उन सभी को ख़त्म करके और एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया जाए जिसमें सारी बातें लिखी हों, ऐसा नहीं था। तो इसका जो पर्पस था वो इसके प्रीएम्बल में बताया गया। प्रीएम्बल में क्या कहा गया है साहब? वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि जो भी इससे पहले लॉज थे जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करते थे, उन सारे लॉज में अगर कोई भी ऐसा पोर्शन है, कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, जहां पर कोई अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है या फिर अमेंड करने की ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं, सोच बदल गई है, कल्चर बदल गया है, तो समय के साथ अगर हमें उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, तो उन दोनों पर्पसेज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि पिछले एक्ट्स को उनके कुछ पोर्शन को डिफाइन करने के लिए और कुछ पोर्शन को अमेंड करने के लिए ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो लाया गया था। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर तरीके के ट्रांसफर को कवर कर लिया गया है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कवर किया गया है जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज द्वारा किया जाता है ना। तो एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? देखिए साहब, दो तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। पहला होता है विलिंगली, जब एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि दो लिविंग पर्सन्स के बीच में विलिंगली प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, वो होता है एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर द्वारा जो प्रॉपर्टी है वो एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो रही है, तो उसको कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो कवर नहीं होती है टीपीए के अंदर। टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसके अंदर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, उसको कवर नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं और बेहतर आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में। देखिए साहब, विलिंगली एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? पहला, सेल करके, बेच के। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आप किसी को वो गाड़ी बेच देते हो, बदले में कुछ पैसे ले लेते हो, तो बेच दी, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, जब आप जीवित हो तभी कर रहे हो, है ना। एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कर रहा है, तो ये एक्ट ऑफ पार्टी है। दूसरा, अगर आप उसको गाड़ी को गिफ्ट में दे रहे हो किसी को, या फिर उस गाड़ी को एक्सचेंज कर रहे हो नई गाड़ी से और कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी एक्ट ऑफ पार्टीज है। उसके अलावा मॉर्गेज कर रहे हो, गिरवी रख रहे हो और कुछ समय के लिए पैसे ले रहे हो, उसके बाद उसको वापस पैसे दे करके ले आओगे, तो वो मॉर्गेज कर रहे हो, वो भी टीपीए का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप लीज पे दे रहे हो, मान लो जैसे ओला उबर जैसी कंपनियां आजकल काफ़ी चलन में हैं और वहाँ पर आपने करीबन 5 साल के लिए अपनी गाड़ी को लीज पे दे दिया, तो ऐसे केस में भी ये एक्ट ऑफ पार्टी के अंदर आएगा, कवर होगा। ठीक है जी। बात करते हैं बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में। सबसे पहले साहब, इंसॉल्वेंसी। अगर आप या आपकी कंपनी दिवालिया हो गए हो तो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा, लिक्विडेशन प्रोसीजर चलेगा और आपकी प्रॉपर्टी जो है दूसरे लोग उसको खरीद सकते हैं ऑक्शन में। तो ये जो है ये आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है प्रोसीजर जो है, आप नहीं चाहते कि आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो, और ऑपरेशन ऑफ लॉ इसमें काम कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से उस चीज़ को नीलाम किया जा रहा है, तो ये जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है HUF, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का जो है पार्टीशन हो रहा है, तो वो भी टीपीए में कवर नहीं होता। या फिर इनहेरिटेंस, अगर आप विरासत में कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है तो उसमें कोई विलिंगली तो ट्रांसफर हुई नहीं है, वो तो अपने आप होती ही है, उसका एक कानून बनाया गया है कि भैया जो पिता की या आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि कानून है। तो ये जो कानून की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ कही जाती है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं कवर होती है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं साहब। कोई भी जो सामान बेचा जा रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर वो कवर होता है तो वो भी टीपीए में नहीं आता है। या फिर अगर आपने कोई वसीयत बनाई है, वसीयत वैसे तो आप विलिंगली ही बनाते हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर रहे हो, लेकिन वो ट्रांसफर होती है जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद, है ना। तो वो जो वसीयत है वो भी जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर ही आती है और ये टीपीए के अंदर कवर नहीं होता है साहब। ठीक है जी। तो टीपीए के अंदर क्या क्या कवर होता है? सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, लीज, ये सारी चीज़ें जो हैं
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर होती हैं। और पार्टीशन, इंसॉल्वेंसी, इनहेरिटेंस, कोर्ट ऑर्डर, विल या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रही है वो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कही जाती हैं और टीपी के अंदर कवर नहीं होती हैं। ठीक है जी, तो आपने समझ लिया कि साहब इसका पर्पज़ क्या था। अब इतनी देर से हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए साहब, प्रॉपर्टी जो है मेजरली दो तरीके की होती है, एक होती है टैंजिबल, एक होती है इनटैंजिबल। टैंजिबल यानी जिसको हम छू सकते हैं, इनटैंजिबल यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, है ना। तो जिसको छू नहीं सकते हैं वो कौन सी होती है भैया? जैसे आपके कॉपीराइट है, पेटेंट है या ट्रेडमार्क है, ये सारी इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर आपने कोई किताब लिखी तो उसके ऊपर आप अपना कॉपीराइट अगर ले लेते हो तो उस किताब को कोई भी पब्लिशिंग हाउस आपकी परमिशन के बिना नहीं छाप सकता है, और अगर आपकी परमिशन लेकर छापता भी है तो उसमें आपको क्रेडिट्स भी मिलेंगे और प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, क्योंकि आपका कॉपीराइट है उस किताब के ऊपर, है ना। उसी तरीके से अगर आप कोई साइंटिस्ट हो, आपने कोई डिस्कवरी करी है, उस डिस्कवरी के बेस पर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है किसी कंपनी द्वारा या सर्विस बनाई जाती है, तो उस केस में भी आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा और क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि डिस्कवरी आपकी है। तो ये जो है ये इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज हैं, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ या ट्रेडमार्क हुआ, है ना। जब हम टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें भी दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति, दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है या तो खुद ज़मीन है, लैंड हुआ, कुआं हुआ, ट्यूबवेल हुआ, ये सारी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्नीचर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, या जो भी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से आप लेके जा सकते हो, वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं, अर्थ से अटैच नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। ठीक है जी, तो ये जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ के साथ, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है, इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं डील करता है। ठीक है जी, ये जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट है ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं साहब कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सेक्शन 1 में बताया गया है कि ये एक्ट कब लागू हुआ था और कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो 1 जुलाई 1882 को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लागू किया गया था और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है जी, सेक्शन 2 में बताया गया है कि जब भी कोई दूसरा एक्ट है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डील करता है, उसका कोई भी प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन को रिपील कर दिया जाएगा और वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही लागू होगा। ठीक है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक्ट ही रिपील कर दिया जाएगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोविजन, मान लो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का कोई तरीका बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है जी, और वहां पर जो दूसरा एक्ट है वहां पर कुछ और तरीका है, तो जो वो कुछ और तरीका है उसको रिपील कर देंगे और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा गया है उसको हम मानेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो पर्पस था वो ये भी था कि जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आया था, इससे पहले इंग्लिश लॉज एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो अंग्रेजों द्वारा यूरोप में बनाए गए थे, उन्हीं के आधार पर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा था भारत के अंदर, तो वो पहली बात तो इंडिया की कंडीशंस को लेके, इंडिया के कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थे, सूटेबल नहीं थे, और दूसरा उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी थी जो कि प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं थी उनके बारे में, है ना। जैसे अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं आएंगी। जैसे कि पेड़ है, पेड़ के फल जो है वो कई बार गिर जाते हैं पेड़ से, तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? क्योंकि पेड़ जो है वो तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको तो आप काटोगे, जब तक काटोगे नहीं तब तक वो वहाँ से निकलेगा नहीं, है ना। तो पेड़ क्या मूवेबल है या इमूवेबल है? क्या उसके फल जो हैं, जो उसमें लटके हुए हैं, वो मूवेबल है या इमूवेबल है? या जो गिर जाते हैं वो मूवेबल हैं या फिर इमूवेबल हैं? ऐसे बहुत सारे और कन्फ्यूजन हो गई है। तो मैंने सिर्फ आपको एक पेड़ का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स होंगे जो कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा और उनको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया था। उसके बाद अगर कोई एक्ट कह रहा है कि जी ये जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, अब अटेस्टेड का मतलब ही नहीं पता है लोगों को, तो कहाँ से वो अटेस्ट करेंगे, है ना। या फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो रजिस्टर कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी अथॉरिटी है जो ऑथराइज्ड है उसको रजिस्टर करने के लिए, कहीं पर ढंग से डिफाइंड नहीं था। तो इस तरीके से बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ बनी हुई थी और यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लाया गया था। लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है ये एक्ट, यानी कि हर बात इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के नहीं बताई गई है। जो पहले एक्ट्स थे वो भी लागू होते हैं, ओनली थिंग इज उनके जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं वो नहीं होते हैं। तो सेक्शन 2 में यही बात की गई है साहब कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये रिपील करता है हर उस कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट को जो कि दूसरे किसी लॉ में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करता है उसमें दिया गया है। ठीक है जी, तो रिपील कर देता है, उसको हटा देता है।
लेकिन जो भी मुस्लिम लॉ के चैप्टर 2 में बात की गई है या फिर चैप्टर 7 में गिफ्ट को लेकर के बात की गई है, वो सारे प्रोविजंस को ये ओवररूल नहीं करता। ये जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सेक्शन 2 में ही ये बात की गई है। तो रिपील एंड सेविंग की ये बात करता है सेक्शन 2। रिपील भी करता है कुछ चीज़ों को और सेव भी करता है। मुस्लिम लॉ के चैप्टर 2 और चैप्टर 7 को सेव भी करता है। ठीक है जी। जो चैप्टर 7 की बात है वो सेक्शन 129 में की गई है। वो मैंने आपको एक साथ बता दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि चैप्टर 2 में जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात है मुस्लिम लॉ के अंदर, और चैप्टर 7 में गिफ्ट को लेकर के, है ना, गिफ्ट देने को लेकर के जो भी बात की गई है वो सेक्शन 129 के अंदर जो है रिपील नहीं होती है। वहां पर जहां पर भी मुस्लिम लॉ काम कर रहा है वहां पर मुस्लिम लॉ को ही तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वही वहां पर लागू होता है। ठीक है जी। इसी के साथ मैं समझता हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर के, और हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।